नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। देश में रविवार को 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिंधिया समर्थक मंत्री निरंतर विवादित बयान देते आ रहे हैं। रेल सुरक्षा बल की जबलपुर पोस्ट ने शनिवार 3 जुलाई को हवाला के साथ 50,94,000 रुपए जब्त किए। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने भारत समेत दुनिया भर में भयंकर तबाही मचाई है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सेशन में गर्माहट के आसार अभी से नजर आने लगे हैं। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। देश में रविवार को 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 42,322 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 725 लोगों को संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी। बीते दिन हुई मौतों का आंकड़ा 88 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 7 अप्रैल को 684 लोगों की मौत हुई थी। राहत की एक बात यह भी रही कि रविवार को देश में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौतों का आंकड़ा 10 से भी कम रहा। वहीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई। दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 10 से भी कम मौतें हुई है। और चंडीगढ़, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एक भी मौत की खबर नहीं आई। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ स्पेशल लॉकडाउन जैसे ही कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। सिंधिया समर्थक मंत्री निरंतर विवादित बयान देते आ रहे हैं। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि नियम तोड़ो या कानून तोड़ो, लेकिन सड़क बना कर दो। सिसोदिया रविवार को गुना से 7 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ में बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इससे पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में कहा था, पेट्रोल महंगा है तो साइकिल से सब्जी मंडी जाओ। इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में फीस कम कराने आए अभिभावकों से कहा कि मरना है तो मर जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि वर्षों से यहां के निवासियों की सड़क की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। हमने और विधायक ने मुख्यमंत्री से गुजारिश की, बजट का अभाव दिया, कोई रास्ता निकालकर इस सड़क को बनाने के प्रयास किए। जिला पंचायत सीईओ से कहा, पंचायत में बजट हो तो रास्ता निकालो। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत आएगी तो यह मुमकिन नहीं है। फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना की फाइल बुलवाई। इससे अधिकारियों को बिठाकर चर्चा की। उन्होंने भी पहले थोड़ी आनाकानी की तो मैंने कहा, नहीं, यह सड़क मुझे कैसे भी चाहिए। रेल सुरक्षा बल की जबलपुर पोस्ट ने शनिवार 3 जुलाई को हवाला के साथ 50,94,000 रुपए जब्त किए हैं। अब इसकी जांच आयकर विभाग कर रही है। प्रारंभिक छानबीन में भोपाल और सतना के 2 कारोबारियों के नाम सामने आए। भोपाल का कारोबारी जहां दवा व्यवसायी है, वहीं सतना के कारोबारी की अभी नाम तक सामने आया है। गिरफ्त में आए राजेश पाल के पास से मिले मोबाइल नंबरों के आधार पर मामलों की जांच चल रही है। आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि भोपाल निवासी चेतन जसवानी ने ही 2,500 प्रति ट्रिप का लालच देकर राजेश पाल को पैसे लेने जबलपुर भेजा था। चेतन दवा कारोबार से जुड़ा है। वहीं राजेश को जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर बैग देने वाला सतना निवासी सुदामा है। सुदामा सतना के पैसे लेकर जबलपुर आया था। भोपाल से चेतन लगाकर राजेश को मोबाइल पर गाइड कर रहा था। अब आयकर विभाग राजेश के पास मिले चेतन के मोबाइल नंबर के आधार पर जांच में जुटी है। हालांकि राजेश के पकड़े जाने के बाद से ही चेतन का मोबाइल बंद है। जबलपुर आयकर विभाग ने मामले में भोपाल आयकर विभाग को इनपुट उपलब्ध कराए हैं। वहां की टीम चेतन तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है।
कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने भारत समेत दुनिया भर में भयंकर तबाही मचाई है। देश में पहली लहर के मुकाबले सेकेंड वेव में फरवरी से 11 मई तक बहुत कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि इस दौरान हॉस्पिटल में होने वाली मौतों का आंकड़ा 3.21% बढ़ गया था। यह दावा एक स्टडी में किया गया है जो दोनों लहर में कोरोना दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की क्लिनिकल प्रोफाइल की रिसर्च के बाद सामने आई है। यह स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और नेशनल स्टोर फॉर डिजीज मैनेजमेंट की रिपोर्ट में दावा है पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कम पुरुष अस्पताल में मौतें 3.1% बढ़ी। इसके मुकाबले दूसरी लहर में युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। हालांकि दोनों की लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले 70% संक्रमितों की उम्र 40 से ज्यादा थी। यह स्टडी सिर्फ इसलिए की गई ताकि लोगों को पहली और दूसरी लहर के बीच अंतर समझ आ सके। यह सारा डेटा नेशनल क्लिनिकल रिस्क रजिस्ट्री से लिया गया था। इसे स्टडी में देश भर के 41 अस्पतालों को शामिल किया गया। इस स्टडी में पहली लहर का डेटा 1 सितंबर से 31 जनवरी 2020 तक का लिया गया, जबकि दूसरी लहर का डेटा 1 फरवरी से 11 मई 2021 तक के बीच का लिया था। बाईस जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सेशन में गर्माहट के आसार अभी से नजर आने लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजेंगे। मोर्चा विपक्षी दलों से यह निश्चित करने के लिए रहेगा कि मानसून सेशन का इस्तेमाल किसान आंदोलन के समर्थन में लिए जाएंगे। मोर्चा ने कहा कि 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर सत्र चलाने तक रोज प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी चला रही है, तभी तो अब तक मामला सुलझाने के लिए क्यों कोई बातचीत शुरू नहीं की। मॉनसून सेशन करीब आते ही कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल डील का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रविवार को भी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री के घेरा। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री इस डील की संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी की जांच से बच क्यों नहीं रहे। इससे जवाब में उन्होंने कहा कुछ ऑप्शन भी दीजिए। 4 ऑप्शन में से एक था अपराध बोध और एक था कि मंत्रियों के बीच बचाने के लिए मोदी इस जांच से बच रहे हैं। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजद की स्थापना के 25 वर्ष आज पूरे हो गए। लालू प्रसाद ने वर्ष 1927 में जनता दल से अलग होकर राजद बनाया था। विपक्ष के आरोपों और कोर्ट कचहरियों का सामना करते करते उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बचाई और विपक्ष में रहने पर भी राजद की ताकत बनाए रखी। जमानत के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे लालू ने पार्टी के सिल्वर जुबली के मौके पर हमारे विशेष संवाददाता इंद्रभूषण से बातचीत की।
ये तुलना बिना पूर्वग्रह के आने वाला इतिहास करेगा। 1990 से 2005 के शासनकाल का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण करते हुए हमारी परफॉर्मेंस का आकलन करना होगा, तब जाकर असली बात समझ में आएगी। विकास का प्रथम सूचकांक मानव विकास होता है। जिस गैर बराबरी समाज में उच्च कुल जात का व्यक्ति मात्र जन्म के आधार पर दूसरे को नीचा समझता है, उस समाज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पुल पुलिया और हवाई अड्डे के बखान का क्या फायदा। पहले सभी को समान शिक्षा और स्वास्थ्य देना होगा, वंचित अपेक्षाओं से को उनका हिस्सा देना होगा। हमने वही किया। वही नीतीश के 2005 से 2021 के कार्यकाल का प्रोपेगेंडा आधारित गवर्नेंस का सच अब पूरा देश जान चुका है। नीतीश के मंत्री विधायक भी उनके कार्यशैली का काला सच सामने ला रहा है। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी की गई। एक और सहूलियत देते हुए बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेज खोले जाने पर अभी भी रोक रहेगी। सामाजिक या राजनीतिक जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई थी। इससे पहले 27 जून को अनलॉक 5 का ऐलान किया गया था, जब जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी। 21 जून को अनलॉक 4 का ऐलान किया गया था, तब पार्क और बार को 50% क्षमता के साथ खोला गया था। डीडीएमए ने कहा कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ बियर बार खुल सकेंगे। वहीं सिनेमाघर, जिम, स्पा आदि खोलने पर अभी भी रोक रहेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 14 जून से कुछ चीजें छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये डिमांड की। चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि महामारी के समय हेल्थ केयर वर्कर्स ने जिस तरह देश की सेवा की है, उसे बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए पूरी हेल्थ केयर कम्युनिटी को सम्मानित किया जाना चाहिए। मोदी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इस साल का भारत रत्न डॉक्टरों को दिया जाए। उन्होंने सम्मानित करने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक देश में कोरोना के सबसे अब तक 1492 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स की जान भी संक्रमण की वजह से गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोरोना से मरने वाले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि डॉक्टरों को भारत रत्न दिए जाने में कोई समस्या है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। पूरे देश इस समय डॉक्टरों का आभारी है। फिलीपींस में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यहां सैन्य बलों को लेकर जा रहा वायुसेना का C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 45 लोग मारे गए, 40 को बचा लिया गया है। विमान में 3 चालकों और 5 क्रू मेंबर समेत 85 लोग सवार थे। विमान के दुर्घटना स्थल को होने की वजह से अभी तक साफ नहीं हो पाई है। 2 साल में फिलीपींस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश जैसे 4 बड़े हादसे हो चुके हैं। इनमें 59 लोगों की जान गई है। म्यांमार में पिछले जून 2021 में एक बड़ा मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ था। 10 जून को हुए इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स और 8 यात्री सवार थे। बताया गया कि खराब मौसम के चलते यह हादसा हुआ था। विमान से संपर्क उस वक्त टूट गया जब वो एयरपोर्ट के पास स्थित स्टील फैक्ट्री के 400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें विमान के टुकड़े को देखा जा सकता है। मार्च 2021 के रूस में हुए एक मिलिट्री प्लेन क्रैश में 3 पायलट्स की मौत हो गई थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि ट्यूसडे 222 रजिस्ट्रेट एंड मॉबर की इजेक्शन सीट्स में खराबी के चलते हादसा हुआ था।
कोरोना को रोकने और उसके इलाज के लिए दवा बनाने की कोशिश दुनिया भर में की जा रही है। इस बीच लंदन के फ्रांसिस क्रीक इंस्टीट्यूट और डंडी यूनिवर्सिटी में मिलकर 5000 से ज्यादा दवाइयों और मेडिकल से जुड़े केमिकल्स पर रिसर्च की है। सर्च में 15 ऐसे ड्रग्स सामने आए हैं जिनका उपयोग कोविड-19 वायरस के इलाज में किया जा सकता है। इन दवाइयों की मदद से लक्षणों को कम करने के साथ रिकवरी को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इन दवाइयों से ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से जूझ रहे मरीजों को फायदा मिलेगा। ऐसे मरीजों पर वैक्सीन ज्यादा असरदार नहीं होती है। रिसर्च के दौरान सभी 5000 ड्रग्स को कोरोना के साथ अलग अलग एंजाइम पर टेस्ट किया गया है। कोरोना के इलाज के लिए जिन दवाओं की पहचान की गई है उनमें से कुछ का उपयोग दूसरी बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। इसमें एक लोबुग्रेट्रिब का उपयोग मेलानोमा में किया जाता है। हालांकि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। दूसरे ड्रग का नाम सुरामीन है। इसके उपयोग अफ्रीका में पाए जाने वाले नींद की बीमारी और रिवर ब्लाइंडनेस में किया जाता है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। फिलीपींस में 50 सैनिकों को लेकर जा रहा एक मिलिट्री प्लेन रविवार को क्रैश हो गया। प्लेन ने कगायन डी ओरो सिटी से उड़ान भरी थी। आर्मी चीफ जनरल सिरिरोटा सोबेजाना ने एएफपी को बताया कि C-130 प्लेन में आग लग गई थी। हादसे में 45 सैनिकों की मौत हो गई है। हालांकि इसमें सवार 40 सैनिकों को बचा लिया गया है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त प्लेन ने सुलू राज्य के जोलो आइलैंड पर लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी। सोबेजाना ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों में मौके पर पहुंच गए। प्लेन में मौजूद ज्यादातर सैनिकों ने हाल ही में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। इन लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए मशहूर आइलैंड्स पर तैनात किया जाना था। फिलीपींस के इन आइलैंड्स पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। यहाँ फिरौती के लिए किसी की अपहरण होना आम बात है, इसलिए हमेशा बड़ी तादाद में सैनिक तैनात रहते हैं। ये इलाका दक्षिणी फिलीपींस में आता है। यहाँ अबू सैयफ नामक आतंकी संगठन एक्टिव है। भारत में भले ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही हो, लेकिन एशिया महाद्वीप में अब भी कई ऐसे देश हैं जहां संक्रमण बढ़ रहे हैं। हालांकि यह भी फैक्ट है कि भारत में ही अब तक एशिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। बात अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे वैक्सीनेशन की करें तो
पूरे एशिया में ऐसी इसकी रफ्तार धीमी है। साथ ही भारत समेत पूरे महाद्वीप में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में ही इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। अब तो देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बनी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही हाल में दुनिया को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है होने का आदेश। पढ़िए एशिया महाद्वीप के उन 7 देशों के बारे में जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एशिया में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं। यहां अब तक कुल 3.5 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हुए। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट सेक्रेट ने हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के अपहरण में उनकी सरकार की भूमिका से इनकार किया है। स्कैरेट ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें यह कहा जा रहा है कि एंटीगुआ एवं बारबूडा से चौकसी के अपहरण में डोमिनिका सरकार शामिल थी। उन्होंने कहा कि चौकसी के मामले में पूरी अदालती प्रक्रिया होगी, उसके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। स्कैरेट ने डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन से कहा, यह कहना बंद करें कि भारत और एंटीगुआ के बीच मेहुल चौकसी का विवाद चल रहा है। इसमें मेहुल चौकसी को अगवा करने की साजिश में हमारे सरकार का कोई हाथ नहीं है। खुद को उस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि यह बेतुल का है और हम इसके अस्वीकार करते हैं। गौरतलब है कि 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी चौकसी भारत में 2018 में भाग गया था। वह तभी से एंटीगुआ एवं बरबुडा में वहां का नागरिक के रूप में रह गया था। 23 मई को एंटीगुआ के एक होटल से वह अचानक गायब हो गया था। बाद में डोमिनिका पुलिस ने अवैध रूप से देश में आने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया था, तभी से वह हिरासत में है। देश में अक्टूबर से नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर का पीक संभावित है। ऐसे में जिन्हें मार्च या अप्रैल तक टीका लग चुका है, क्या उनकी एंटीबॉडी तब तक टिकेगी? इस लेकर वैक्सीनेशन कंपनियों और रिसर्चर्स के अलग अलग दावे हैं। ऑर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ के डायरेक्टर चिन्हुई ची के मुताबिक वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में निश्चित समय के लिए इम्यूनिटी रहती है। इधर भारत बायोटेक सरकार से बूस्टर डोज की पैरवी कर चुकी है। इससे इम्यूनिटी कई सालों के लिए बढ़ जाएगी। नए वेरिएंट से बचाव होगा, लेकिन इंदौर में जिन हेल्थ केयर व फ्रंट लाइन वर्कर को तीसरी लहर से लड़ना है, उनका 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। 12 मार्च तक 1.22 लाख को टीका लग पाए। पीक के समय इससे तक इन्हें वैक्सीन लगे 7 से 8 माह हो जाएंगे। IMA ने कहा, बूस्टर डोज जरूरी। IMA के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर गौरव गुप्ता के मुताबिक थर्ड वेव के लिए बूस्टर डोज चाहिए, लेकिन इंदौर में तो अभी सेकेंड डोज भी सभी को हेल्थ वर्कर्स को नहीं लगा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सदस्य डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि मुद्दों पर स्टडी जारी है, बूस्टर डोज लगाना चाहिए या नहीं, क्या वैक्सीनेशन कॉकटेल हो। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में सोमवार को कोविशील्ड का दूसरा डोज लग जाएगा। प्रदेश में करीब 4 लाख लोगों को दूसरा डोज लगाने का टारगेट है। कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाले नागरिकों को 84 दिन के गैप पर ही दूसरा डोज लगेगा, यानी 12 अप्रैल से पहला डोज लगवाने वाले को ही दूसरा डोज लगेगा। इस दिन पहला डोज नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश में अब तक करीब 32% पात्र आबादी को ही पहला डोज लग जाएगा। वहीं दोनों डोज भी मात्र 4% आबादी को ही लग पाएंगे, यानी अभी 96% आबादी अभी कंप्लीट वैक्सीनेशन से दूर है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,16,02,088 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 1,87,83,377 लोगों को पहला डोज और 28,18,711 लोगों को दूसरा डोज लगा है। इनमें से 18 से 44 उम्र के 1,08,76,142 और 45 से 60 उम्र के 61,58,112 व 60 से ऊपर के 45,74,884 नागरिक वैक्सीन लगवा चुके हैं।
राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि कोविड संक्रमित होने वाला व्यक्ति नेगेटिव होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकता है। वहीं यदि आपने वैक्सीन का पहला डोज लगा लिया था तो बीच में पॉजिटिव हो गए थे। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।